नमस्कार, जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ती युद्ध की स्थितियों के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसका पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर। तो सबसे पहले हम अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में बढ़ते तनाव के बारे में बात कर लेते हैं। जब से ट्रंप साहब दूसरी बार आए हैं तब से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में रिश्ते और ज़्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जब से 21वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई है तब से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। उससे पहले अमेरिका और वेनेजुएला दोनों क्लोज एलाइज होते थे और वेनेजुएला से अमेरिका बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था, स्पेशली 1990s के डेकेड में। लेकिन 2000 आते आते अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते खराब हो गए, क्योंकि वेनेजुएला में 1998 में सोशलिस्ट पार्टी लेड बाय हुगो चावेज पावर में आ गई। और जब से हुगो चावेज की पार्टी पावर में आई है वेनेजुएला में, तब से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते खराब ही रहे हैं। उसका मेजर रीज़न ये है कि जब से हुगो चावेज की पार्टी पावर में आई है तब से उन्होंने वेनेजुएला की जो ऑयल कंपनी है उसको नेशनलाइज कर दिया। और वेनेजुएला एक के पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है पूरी दुनिया में, मोर देन सऊदी अरेबिया और रशिया। तो अमेरिका को कहीं ये लगा कि ये जो पार्टी नेशनलाइज कर रही है इन ऑयल रिजर्व्स को, इससे हमारी ऑयल कंपनीज को घाटा होगा जो वहाँ पर जिन्होंने वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जिसके बाद अमेरिका और हुगो चावेज के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब रहे। लेकिन हुगो चावेज ने रशिया, इंडिया जैसी कंट्रियों के साथ अपने क्लोज रिलेशंस रखे यूएस को काउंटर करने के लिए लेटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन के अंदर। लेकिन 2013 और 14 के बाद जब से हुगो चावेज के सक्सेसर निकोलस मडूरो पावर में आए हैं तब से रिश्ते और ज़्यादा खराब हो गए अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। क्योंकि निकोलस मडूरो को हटाने के लिए अमेरिका ने एक कू भी किया 2017-18 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा और वेनेजुएला के निकोलस मडूरो पावर में अपने आप को मेंटेन कर पाए। एक टाइम ऐसा भी था जब निकोलस मडूरो का प्लेन टर्मैक के ऊपर खड़ा था और वो भागने के लिए तैयार थे कंट्री छोड़कर। लेकिन पुतिन साहब का फ़ोन आया और पुतिन साहब ने बोला कि आप अभी भागो मत, क्योंकि आपको कंट्री संभालना है और आपको कोई पावर से नहीं हटा सकता, हम आपके साथ हैं, फुली आपको बैक कर रहे हैं। उसके बाद निकोलस मडूरो कंट्री छोड़ के नहीं गए और 2017-18 की जो वो क्राइसिस थी उसको उन्होंने झेल लिया और अभी तक वो पावर में है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पहले टेन्योर के दौरान कू फेल होने के बाद और बहुत सारी कोशिशें की उनको पावर से हटाने के लिए अपोजिशन पार्टीज़ के साथ जो वेनेजुएला में है उनके साथ मिलकर, लेकिन वो सारे अटैम्प्ट्स फेल रहे और निकोलस मडूरो पावर में बने रहे। उसके बाद जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने रिश्ते थोड़े से इंप्रूव करने की कोशिश की वेनेजुएला के ऊपर, और जितने सैंक्शंस लगा रखे थे वेनेजुएलन इकोनॉमी और उनके ऑयल सेक्टर के ऊपर वो थोड़े कम कर दिए। और अमेरिकन एक मेजर ऑयल कंपनी है शेवरॉन, उसको अलाउ कर दिया कि आप वहाँ वेनेजुएला में जाकर ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल निकालने का काम कर सकते हो और साथ में ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो। तो ये जो लिमिटेड सैंक्शंस हटे उसके बाद अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में थोड़े से इंप्रूवमेंट हुई। और उसी टाइम पे इंडिया की जो मेजर ऑयल रिफाइनरी ग्रुप है रिलायंस ग्रुप, जिनका जामनगर में बहुत बड़ा रिफाइनिंग प्लांट है, उन्होंने वेनेजुएला से क्रूड इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसका मेन रीज़न ये था कि जो वेनेजुएलन क्रूड है वो ज़्यादा थिकर है और उसको रिफाइन करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते रेट पे बिकता है। और रिलायंस रिफाइनरी जो है जामनगर में, उनके पास कैपेसिटी है इस क्रूड को भी रिफाइन करने की, इसलिए उन्होंने ये क्रूड लेना स्टार्ट कर दिया कि उनको ये क्रूड ऑयल सस्ता पड़ रहा था। लेकिन जैसे ट्रंप साहब दूसरी बार पावर में आए 2025 में, उन्होंने आते ही अप्रैल के अंदर नए सैंक्शंस अनाउंस कर दिए वेनेजुएला के ऊपर और ये बोला जो भी कंट्री वेनेजुएला से ऑयल ले रही है उसके ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा देंगे। जैसे इंडिया के ऊपर अभी लगा रखे हैं एक्स्ट्रा 25% टैरिफ, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं इस रीजन के कारण। सेम उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर ये कंडीशन लगा दी कि जो भी कंट्री वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करेगा हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद इंडियन जो ऑयल रिफाइनरी ग्रुप है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिए, जिसके बाद इंडिया और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया रशियन ऑयल के ऊपर। अब रशिया से हम ऑयल इसलिए खरीद रहे हैं कि रशिया भी वेनेजुएला की तरह हमारे को सस्ते में ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम सऊदी और इराक से जैसी कंट्रियों से ऑयल ले तो वहाँ पर हमारे को ऑयल थोड़ा महंगा मिलता है पर बैरल, और रशिया में हमारे को सस्ता ऑयल मिल रहा है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। तो रशिया का ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में अभी सस्ता हो रखा है क्योंकि उसके मेजर बायर्स जो थे उन्होंने अभी खरीदने से उसके ऑयल को मना कर रखा है। तो इंडिया और चाइना अभी मेजर बायर बने हुए हैं जब से यूक्रेन वॉर चली हुई है। तो चाइना ने तो वेनेजुएला से भी ऑयल लेना बंद नहीं किया, चाइना रशिया से भी ऑयल ले रहा है, लेकिन इंडिया के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर बना रहा है और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है क्योंकि वेनेजुएला से हमने ऑयल लेना बंद कर दिया है जब से ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ अनाउंस किया है। और अब हमारे ऊपर प्रेशर ये भी है कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें। लेकिन
अब जैसे ट्रम्प साहब आए पावर में दूसरी बार, तो उन्होंने फिर से अपना जो कू की कोशिश है उसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये 25% टैरिफ इंक्रीज कर दिया। फिर ये एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया निकोलस मडूरो गवर्नमेंट के ऊपर कि ये ड्रग ट्रैफिकर्स को अपनी टेरिटरी के अंदर सेफ हेवन दे रखा है और वहाँ पर फैक्ट्रीज खोल रखी हैं ड्रग ट्रैफिकरों ने, ड्रग माफियाज ने, ड्रग कार्टल्स ने, कि वो वहाँ से जो ड्रग बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर। तो अभी थोड़े दिनों पहले यूएस ने वहाँ पर टारगेट किया 2-3 बोट्स को जो कैरेबियन सी के अंदर थी, और वहाँ पर एयर स्ट्राइक करके उन बोट्स के अंदर जो भी लोग बैठे थे उन सबको मार दिया। उनका बेसिक रीज़न यही था कि इन बोट्स के थ्रू वेनेजुएलन ड्रग कार्टल्स जो है वो अमेरिका में ड्रग को सप्लाई कर रहे हैं, और हमारे को इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए ये ओपियोइड क्राइसिस बनती जा रही है यूएस के अंदर। तो यूएस के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये लॉजिक है कि एक तो निकोलस मडूरो ड्रग माफियाज को अलाउ कर रहे हैं अपनी टेरिटरीज में, और साथ में वो पावर भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज को फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ भी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अभी उनके रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ गए हैं, स्पेशली ये जो बोट के ऊपर अमेरिकन एयर स्ट्राइक हुई है तब से। और अब अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को कैरेबियन सी के अंदर भेज दिया है, और साथ में F-35s को भी वहाँ पर प्लेस कर दिया है जो उनके सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। तो बेसिकली अभी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में, और वेनेजुएला अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इन केस ऑफ एनी इन्वेजन बाय यूएस फोर्सेस। अगर कल यूएस इन्वेड करता है वेनेजुएला को इराक की तरह, जैसे उन्होंने 2003 में इराक को किया था, तो हमें वेनेजुएला इस पॉसिबिलिटी के लिए अभी से तैयारी में लगा हुआ है। और वो जो निकोलस मडूरो की पार्टी के सपोर्टर्स हैं वहाँ की डिफरेंट सिटीज़ में, उनको वहाँ की मिलिट्री ट्रेन कर रही है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की ट्रेनिंग दे रही है, ताकि कल अगर कोई वॉर होती है तो हर आदमी इस वॉर में पार्टिसिपेट करे और अमेरिका से लड़ पाए। तो ये जो वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है वेनेजुएला में, ये अच्छी नहीं है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वॉर किसी के लिए भी सॉल्यूशन नहीं है। और निकोलस मडूरो को पावर से हटाने में जब फेलियर हो रहा है, तो अब ये आर्म्स का यूज़ करके मडूरो साहब को पावर से हटाना चाहते हैं। लेकिन मडूरो के पावर से हटने से हमारे को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि हमारे लिए वेनेजुएला एक क्लोज पार्टनर है, और साथ में वेनेजुएला से हम बहुत ज़्यादा ऑयल पास्ट में लेते थे और अभी भी चाहते हैं उनके ऑयल को लेना, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा रिजर्व है और वो एक सस्ते रेट के ऊपर हमारे को ऑयल प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। लेकिन सैंक्शंस हमारे बीच में आ रही हैं, और अभी इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन चली हुई हैं, अभी रिसेंट 1-2 वीक पहले जो इंडियन ट्रेड डेलीगेशन यूएस में गया हुआ था लेड बाय मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने ये कंडीशन रखी है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि अगर आप हमारे को रशिया से ऑयल हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप हमारे को या तो ईरानियन मार्केट में अलाउ करो ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, या फिर वेनेजुएलन मार्केट से हमारे को अलाउ करो, क्योंकि ये 3 ही कंट्रीज हैं जो इंडिया को ऑयल सस्ते पे देंगे। उसका रीज़न ये है कि रशिया के साथ तो ऑलरेडी अभी सैंक्शन लगे हुए हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, उनका ऑयल कोई परचेज नहीं कर रहा है एक्सेप्ट चाइना, और इंडिया एक मेजर इंपोर्टर बना है पिछले 2-3 साल में यूक्रेन वॉर के बाद, जिसके बाद हमारे जो ऑयल के इंपोर्ट्स बिल हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि रशिया से हमारे को ऑयल सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया और इराक या अदर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या यूएस से हम लेते हैं। तो दूसरा ये है कि वेनेजुएला के ऊपर पहले ही सैंक्शन लगा रखे थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 1 ने भी, और अब 2 के अंडर आती फिर से उन्होंने वो सैंक्शंस रीइम्पोज कर दिए हैं और टैरिफ बढ़ा दिया जो भी कंट्रीज इनके साथ ट्रेड कर रही हैं वेनेजुएलन इकोनॉमी के साथ। तो अब ये सारी सिचुएशन होने के बाद इंडिया ने वेनेजुएला से भी ऑयल लेना बंद कर दिया है। तीसरा, ईरान के ऊपर तो पहले ही सैंक्शन लगा रखे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 1 के टाइम पे ही, जिसके बाद इंडिया ऑयल लेना ईरान से बंद कर रखा है। साथ में हमने जो छाबार पोर्ट हमारा बना रखा था, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बात किया था कि छाबार पोर्ट इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जो कि चाइना का जो ग्वादर पोर्ट बन रहा है पाकिस्तान में उसका एक काउंटर है। साथ में अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो सेंट्रल एशियन जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं जिनका सी के साथ एक्सेस नहीं है, उनके साथ अगर हमारे को ट्रेड करना है तो ये छाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अब वो जो सैंक्शन वेवर दे रखी थी इंडिया को छाबार पोर्ट के मामले में भी, वो भी अब वेवर जो था वो हटा लिया और फिर से सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। अब इंडिया ने इतना इन्वेस्ट कर रखा है छाबार पोर्ट में, और अभी लास्ट मंथ जो अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया था, उसके बाद भी इंडिया ने मेडिकल एड और फूड एड जो पहुंचाई थी वो सारी छाबार पोर्ट के थ्रू ही पहुंचाई थी अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है और इंडिया अगर पाकिस्तान के रूट के थ्रू जाता है तो पाकिस्तान लैंड कॉरिडोर इंडिया को देता नहीं है। तो छाबार एक अच्छा अल्टरनेटिव था, उसके ऊपर भी रीइम्पोज कर दिया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। और ईरानियन ऑयल मार्केट तो वैसे ही बंद है इंडिया के लिए जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकले हैं 2017 में, और फिर से रीइम्पोज किए सैंक्शंस। अभी क्या हुआ है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं जो न्यूक्लियर डील के अंडर हट गए थे 2015 में, जब ईरान ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी जिसके अंडर ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कम कर देगा, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल बनाएगा जिसके
हेल्प से वो एनर्जी क्रिएट कर सकता है या पावर प्रोड्यूस कर सकता है अपनी कंट्री में, लेकिन उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को वेपनाइज नहीं करेगा। इस प्रॉमिस के ऊपर ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाए गए थे। ईरान ने ये प्रॉमिस फुलफिल भी किया और इंटरनेशनल जो इंस्पेक्टर्स हैं IAEA के द्वारा उनको अपनी कंट्री में अलाउ कर दिया कि आप आगे चेक कर सकते हो कि हम कितना न्यूक्लियर को यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं, एनर्जी बनाने के लिए कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम इसको एनरिच नहीं कर रहे हैं। लेकिन ट्रम्प साहब ने इस डील से पुल आउट करके पहले तो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, फिर बाद में यूरोपियन कंट्रीज को फोर्स किया कि उनके ऊपर वो सैंक्शंस लगाएं। और अब ईरान और इसराइल की वॉर के बाद तो ईरान ने अपने जो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स थे उनको अपनी कंट्री से बाहर कर दिया है कि आप हमारे न्यूक्लियर साइट्स को विजिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईरान को ये लग रहा है कि अभी जो रिसेंट में अटैक हुए हैं उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर बाय इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इसलिए हो पाए क्योंकि ये जो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं IAEA के द्वारा ईरान के अंदर, यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं US और इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज को कि इनकी कहाँ कहाँ एनरिचमेंट साइट्स हैं और किन को टारगेट करना है। तो ईरान के ऊपर अब ये फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वो सैंक्शन लगा दिए हैं जो 2015 ईरान न्यूक्लियर डील के अंडर हट गए थे। तो ईरान का मार्केट भी हमारे लिए क्लोज हो गया है। तो अब हम ऑयल लेंगे कहाँ से? अगर हम इन 3 मेजर कंट्रीज जो ऑयल एक्सपोर्टर हैं, तीनों के साथ ही ऑयल लेना बंद कर दें, तो फिर हमारे पास ऑप्शन सऊदी और इराक जैसी कंट्रीज बचती हैं जो ऑलरेडी हमारे को महंगा क्रूड ऑयल दे रही हैं, और उनके ऊपर अगर हम और ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होने का खतरा है। तो इंडिया के लिए अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, क्योंकि इंडिया के जो क्लोज एलाइज है, जो वेनेजुएला हो, ईरान हो या रशिया हो, जिनसे वो पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑयल लेता रहा है, अब उन तीनों कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर बन रहा है और तीनों कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर टैक्टिक के अंडर ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आप इन तीनों कंट्री से ऑयल मत लो, और इंडिया ने 2 से तो बंद कर दिया है, और तीसरे के ऊपर भी अगर ऐसी प्रेशर चलता रहा तो इंडिया को शायद वहाँ से भी ऑयल इंपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, जिस सिचुएशन में इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट बिल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया अपना जो ऑयल का 90% इंपोर्ट ही करता है। इंडिया में ऑयल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा रिजर्व है नहीं, तो इंडिया इन ओपेक कंट्रीज से ही ऑयल इंपोर्ट करता है, और इंडिया की एनर्जी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 140 बिलियन क्रॉस कर गई है, और चाइना की तरह इंडिया ऑयल इंपोर्टर कंट्री है मेजर। और इंडिया अगर अमेरिका और इनसे ऑयल अपनी परचेज इंक्रीज करता है सऊदी और इराक जैसी कंट्री से, तो यहाँ पर ऑयल हमारे को महंगा मिलेगा, जिससे हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी असर पड़ने वाला है। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैंने वेनेजुएला और ईरान की बात की है, और जो ये ट्रेड नेगोशिएटर्स गए हुए हैं US में, ये भी अमेरिका के ऊपर यही प्रेशर डाल रहे हैं कि अब अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद करेंगे तो हमारे के लिए कोई अल्टरनेटिव मार्केट ओपन होना चाहिए जहाँ से हम सस्ता ऑयल इंपोर्ट कर सके, जिससे हमारी आने वाले टाइम पे जो हमारी डेवलपमेंट नीड्स हैं, इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, उसकी फुलफिल हो सके वो सारी नीड्स। थैंक यू।